नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पॉलिटी विषय के अंतर्गत हम अध्ययन कर चुके थे कुछ प्रमुख आयोग। उसी आयोगों की कड़ी में आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय निर्वाचन आयोग। केंद्रीय निर्वाचन आयोग। केंद्रीय निर्वाचन आयोग संवैधानिक आयोग है भाई। भारतीय संविधान के भाग 15, संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार से आप इसको एक संवैधानिक आयोग की संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि संवैधानिक आयोग वो आयोग होते हैं जिनका उपबंध संविधान के अंतर्गत अनुच्छेदों के माध्यम से किया गया है। कैसी संस्था है, कैसा आयोग है? संवैधानिक आयोग है। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक किया गया है। अनुच्छेद 324 में केंद्रीय निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। एक बार आप इसको भाई 324 से 329 तक क्या क्या बातें बताई गई हैं, इनके बारे में बेसिकली जो मोटे तौर पर जो बातें बताई गई हैं उनका अध्ययन कर लेते हैं हम। अनुच्छेद 324 में क्या है, 25 में क्या है, 26 में क्या है, 27, 28, 29 सभी के बारे में बेसिकली जो बातें हैं वो देख लेते हैं। अनुच्छेद 324 में कहा गया है चुनाव आयोग में चुनावों के लिए निहित दायित्व है। चुनाव आयोग के क्या दायित्व हैं? इसके अलावा अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन, ये सारी बातें अनुच्छेद 324 में है। अनुच्छेद 324 में ही केंद्रीय निर्वाचन आयोग के प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है। तो चुनाव आयोग में चुनावों के लिए निहित दायित्व, उनका अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन, ये समस्त बातें अनुच्छेद 324 में है। उसके बाद में अनुच्छेद 325 में क्या कहा गया है, क्या बातें बताई गई हैं? अनुच्छेद 325, तो अनुच्छेद 325 कहता है भाई जाति धर्म लिंग के आधार पर जाति धर्म लिंग के आधार पर किसी नागरिक को मतदाता सूची में शामिल नहीं करने, मतदाता सूची में शामिल नहीं करने तथा इनके आधार पर किनके? जाति धर्म लिंग के आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान। अनुच्छेद 325 में जो बातें कही गई है उसका तात्पर्य ये निकलता है कि जाति धर्म लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक का नाम इन आधारों पर किसी भी नागरिक को मतदाता सूची में शामिल नहीं करने तथा इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान है। यानी जाति धर्म लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक को मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। सभी व्यक्तियों को मतलब इक्वल तौर पर देखा जाएगा और
जाति धर्म लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है कि आप इस जाति से हैं, इस धर्म से हैं, इस लिंग के व्यक्ति हैं तो आपको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर व्यवस्था नहीं है भाई, इसके ऊपर रोक है। अनुच्छेद 325 में ये बात कही गई है। अनुच्छेद 326 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 326 कहता है कि संसद और विधानमंडल के लिए, संसद और विधानसभा या विधानमंडल के लिए चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। यानी संसद और विधानमंडल के लिए चुनाव किसके आधार पर करवाए जाएंगे भाई? वयस्क मताधिकार के आधार पर करवाए जाएंगे। अनुच्छेद 326 में ये बात कही गई है। उसके बाद में अनुच्छेद 327, अनुच्छेद 327 क्या कहता है? इसमें कहा गया है विधायिका द्वारा चुनावों के संदर्भ में चुनावों के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति। तो विधायिका द्वारा चुनावों के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 327 में किया गया है। उसके बाद में अनुच्छेद 328, अनुच्छेद 328 इसमें क्या प्रावधान किया गया है? तो इसमें कहा गया है, वही यहाँ संसद की बात है, तो राज्य विधानमंडल द्वारा चुनावों के संबंध में विधानसभा में या विधानमंडल में कानून बनाने की शक्ति। कानून बनाने की शक्ति, ऊपर वाला संसद में कानून बनाने की शक्ति, नीचे विधानमंडल में कानून बनाने की शक्ति के बारे में प्रावधान करता है। और एक और अनुच्छेद 329, उसमें क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 329 में इसमें कहा गया है कि चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप के लिए बार होते हैं भाई। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में क्या क्या बातें बताई गई हैं एक बार पुनः रिपीट कर लें ताकि कंफ्यूजन न हो। कई बार होता है भाई कि 324 बता दिया जाता है, बाकी के बारे में आपको किसी भी चीज़ का नॉलेज होता नहीं है। केवल इतना जानते हैं आप लोग कि भाग 15 में केंद्रीय निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 324 से 329 तक। बस 324 में बता दिया जाता है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, अन्य के बारे में जानकारी नहीं होती है, इसलिए सभी आपके सामने रखे गए हैं। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक आयोग है। क्यों है? क्योंकि संविधान के अंतर्गत उपबंधों में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 324 में क्या कहा गया है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग का प्रावधान है चुनाव आयोग में चुनावों के लिए निहित दायित्व, अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन के बारे में बातें बताई गई हैं। अनुच्छेद 325 में जाति, लिंग, धर्म के आधार पर किसी नागरिक को मतदाता सूची में शामिल नहीं करने तथा इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 326 में संसद और विधानमंडल के लिए चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, ऐसा तय किया गया है। 327 में विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति और 328 में राज्य विधानमंडल द्वारा चुनाव के संबंध में विधानमंडल में कानून बनाने की शक्ति। विधानसभा लिखा गया है या विधानमंडल, ध्यान रखें आप। अनुच्छेद 329
चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप के लिए बार होते हैं, इसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो ये बेसिकली प्रारंभिक जानकारी थी। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं भाई, और भारत में केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई भाई 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई। इस कारण 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब आता है भारत में? 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भारत में पहली बार निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी भाई। अब देखिए इसकी संरचना स्थापना हो गई, तो संरचना किस प्रकार की होती है? संरचना की बात करें तो मूल संविधान जब हमारा संविधान बनाया गया था तो उसमें एक सदस्यीय आयोग का ही प्रावधान था। मूल संविधान में कितने सदस्य? एक सदस्यीय आयोग का प्रावधान था। एक सदस्यीय आयोग का प्रावधान था, और ये एक सदस्यीय आयोग का प्रावधान के अनुरूप ही भारत में प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक ही थे भाई। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने थे? तो ये बने थे श्रीमान सुकुमार सेन बने थे। तो भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन बने थे भाई? मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन बने थे, क्योंकि मूल संविधान में एक सदस्यीय आयोग का ही क्या किया गया था? प्रावधान किया गया था। उसके बाद में राष्ट्रपति की एक अधिसूचना, राष्ट्रपति की अधिसूचना के द्वारा अधिसूचना जारी की गई कब? 16 अक्टूबर 1989 को। इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। कितना सदस्यीय बना दिया गया? 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। लेकिन यह एक सदस्यीय के रूप में ही कार्य करता रहा लंबे समय तक, लगभग 3-4 वर्ष। राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी की 16 अक्टूबर 1989 को, और एक सदस्यीय आयोग का प्रावधान बदलते हुए इसको 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। लेकिन कुछ समय के लिए एक सदस्यीय आयोग ही कार्य करता रहा, और उसके बाद में 1 अक्टूबर 1993 को 1 अक्टूबर 1993 को 3 सदस्यीय आयोग का स्वरूप अस्तित्व में आया, या इसको बहाल कर दिया गया। प्रावधान तो 89 में ही कर दिया गया था अधिसूचना जारी करके, लेकिन एक सदस्य ही चलता रहा। फिर 1 अक्टूबर 1993 को पहली बार 3 सदस्यीय आयोग का स्वरूप अस्तित्व में आया भाई। बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में संरचना में 3 सदस्य ही हैं। वर्तमान में 3 सदस्य, 3 सदस्य में किस प्रकार से है भाई? तो एक तो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, पूरे भारतवर्ष की होते हैं भाई ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और 2 होते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त। तो वर्तमान में 3 सदस्यीय आयोग है, और इसके अनुरूप एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। वर्तमान में कौन है भाई? वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है भारत के? सुनील अरोड़ा 23वें भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं?
तो इनका भी ध्यान में रख लें भाई। ये हैं एक तो सुशील चंद्रा और एक हैं पहले अशोक लवासा थे, उन्होंने त्यागपत्र दिया। उसके बाद में राजीव कुमार भारत के वित्त सचिव रह चुके हैं ये। एक राजीव कुमार नाम से भाई नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं, वो अलग हैं। राजीव कुमार नाम से 3-4 पदाधिकारी भारत में कार्य करते हैं, तो ये राजीव कुमार अलग हैं। वर्तमान में 3 सदस्यीय आयोग निर्वाचन आयोग कार्य करता है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन, उसके अलावा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। भारत के वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है भाई? सुनील अरोड़ा। और अन्य निर्वाचन आयुक्त 2 हैं, जिसमें एक सुशील चंद्रा है और दूसरे राजीव कुमार हैं। तो ये हो गई संरचना। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। जब बनाया गया था मूल संविधान में प्रावधान एक ही था। भारत के प्रथम कौन बने थे मुख्य निर्वाचन आयुक्त? सुकुमार सेन बने थे। और फिर राष्ट्रपति जी ने अधिसूचना जारी की 1989 को, इसको 3 सदस्यीय बना दिया गया, लेकिन ये कुछ समय तक 1 सदस्यीय के रूप में कार्य करता रहा। फिर 1 अक्टूबर 1993 को पहली बार 3 सदस्यीय आयोग का स्वरूप अस्तित्व में आया। वर्तमान में भी ये 3 सदस्य ही हैं, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त कार्य करते हैं। और जो करंट इफेक्ट है उसके अंतर्गत आप इनको ध्यान में रखेंगे, समय के हिसाब से इनको बदलेंगे भाई। जब इनका कार्यकाल पूरा हो जाए तो उसके पश्चात इनके स्थान पर नए आ जाते हैं। संरचना हो गई। उसके बाद में योग्यता क्या है भाई? तो योग्यता में निर्वाचन आयुक्तों की योग्यता का कोई उल्लेख नहीं है भाई। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होना चाहिए। भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी, IAS सेवा का अधिकारी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस का अधिकारी होना चाहिए। और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बारे में संविधान में किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, तो एक बड़ी कमी है। जब आलोचना पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी जानकारी आएगी भी। योग्यता के संदर्भ में ये बातें IAS सेवा का अधिकारी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है। बात करें योग्यता के बाद में नियुक्ति होती है भाई, तो सीधी सी बात है, संवैधानिक आयोग है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा, कोई कॉलेजियम वगैरह यहाँ पर नहीं है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति हो गई। नियुक्ति के बाद में कार्यकाल यहाँ पर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो ये कार्यकाल होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उसी के हिसाब से, यानी जो UPSC का अध्यक्ष होता है या सदस्य होते हैं उनके समान ही इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। यानी 6 वर्ष कार्यकाल होगा, 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं अधिकतम। और कार्यकाल समाप्ति के बाद में, कार्यकाल समाप्ति के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन पद धारण नहीं कर सकते। उपबंध तो है इस प्रकार का, लेकिन पद धारण करते हैं भाई, बड़ी कमियां हैं। आगे हम इनके बारे में जिक्र करेंगे। अगर इनको सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है, तो ये जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं एक बार रिटायर हो जाएं, कार्यकाल समाप्त हो जाए, तो उसके पश्चात ये किसी भी राज्य सरकार के अधीन या भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं करें, लेकिन करते हैं। इन चीज़ों का दुरुपयोग होता है अभी। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ये होता है कार्यकाल के संदर्भ में। उसके बाद में, कार्यकाल के बाद में आते हैं भाई वेतन भत्ते। वेतन भत्ते, तो वेतन भत्ते
भाई वेतन भत्ते पढ़ेंगे तो इनका ध्यान रखेंगे, इनका दर्जा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। ठीक है, दर्जा होगा तो वेतन भी इनके समान ही मिलेगा। वेतन भत्ते की बात करेंगे तो इनका दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही इनका वेतन होता है भी। ठीक है, वेतन भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगा। और इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करते हैं? राष्ट्रपति। सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। तीन ही बातें हैं, आसानी से ध्यान रह जाएगी वेतन भत्तों के बारे में। उसके बाद में कार्यकाल समाप्ति के बाद में त्यागपत्र किसको देते हैं? तो त्यागपत्र ये किसको देंगे भाई? राष्ट्रपति को। त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को संबोधित करके लिखित रूप में अपना त्यागपत्र देते हैं। और अगर कार्यकाल के बीच में इनको पद से हटाना हो, पद से हटाना, तो पद से हटाना किस प्रकार से होगा भाई? जो केंद्रीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, केंद्रीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ध्यान देंगे यहां पर आप, केंद्रीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त को दुर्व्यवहार या पद के दुरुपयोग का आरोप सिद्ध होने पर संसद के प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। इसकी बजाय आप ये ध्यान रख लें भाई, सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान रीति से, न्यायाधीश के समान रीति से हटाया जा सकता है। जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है संसद के प्रस्ताव के द्वारा, उसी प्रकार से भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाएगा। क्यों हटाया जाएगा? दुर्व्यवहार या पद का दुरुपयोग अगर उसने किया है तो। और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को, अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। तो थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर। अगर पद से हटाना हो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, तो क्यों हटाया जाएगा? दुर्व्यवहार या पद का अगर उसने दुरुपयोग किया है, अगर यह आरोप सिद्ध हो जाता है तो संसद प्रस्ताव लाती है, संसद के प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाएगा। या इसको यूं भी कह सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान रीति से, जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जाता है, उसी प्रकार से किनको हटाया जाएगा भाई? केंद्रीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाएगा। बात करते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्तों को कैसे हटाया जाएगा। तो यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त
से परामर्श करेंगे कौन, राष्ट्रपति जी, और उसके पश्चात परामर्श के बाद में राष्ट्रपति इनको हटाते हैं। यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा अन्य निर्वाचन आयुक्तों को उनके पद से हटाया जा सकता है। प्रारंभिक बातें हैं, मेरे ख्याल से आप ये चीजें समझ चुके होंगे, कोई विशेष डिफिकल्टी नहीं है, आसानी से बातें समझ जाएंगे। निर्वाचन आयोग के कार्य आगे हम पढ़ते हैं भाई। तो केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त, हम निर्वाचन आयोग पढ़ रहे थे, उसमें ये बातें हमने कर ली थी भाई। प्रावधान भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 संवैधानिक आयोग हैं, ये मैंने आपको आर्टिकल बताई दिए थे, कौन से आर्टिकल में क्या बताया गया है। उसके बाद में केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना बता दी, और किस दिन भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, संरचना में किस प्रकार से क्या प्रावधान था, समय के हिसाब से क्या बदलाव हुआ, कब 3 सदस्य आयोग का प्रावधान किया गया, वर्तमान में कैसा आयोग है, कितने सदस्यीय आयोग है, तो ये आपके सामने है। योग्यता के संदर्भ में ये ध्यान रखें, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में की जाती है। अन्य निर्वाचन आयुक्त के संदर्भ में योग्यता का कोई उल्लेख नहीं है भाई, ये एक बड़ी आलोचना, कमी है इसकी। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। कार्यकाल समाप्ति के बाद में भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन पद धारण नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी करते हैं, दुरुपयोग करते हैं इन चीज़ों का। वेतन भत्ते सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान इनका दर्जा होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही इनके वेतन भत्ते होते हैं। सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं, त्यागपत्र राष्ट्रपति जी को देते हैं। पद से हटाने की प्रक्रिया भी हमने देखी है। केंद्रीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान रीति से हटाया जा सकता है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर हटाया जा सकता है। तो ये चीजें इस प्रकार से अगर जो पढ़ते हैं उसको तुरंत प्रभाव से रिपीट करेंगे तो चीजें हमारे दिमाग में बनी रहेंगी भाई। उसके बाद में निर्वाचन आयोग के कार्य, निर्वाचन आयोग के कार्य, निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या है भाई। तो भारत में चुनाव का निरीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण करना, इसके अलावा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950-51, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुसार सीटों का वितरण, सीटों का वितरण, सीटों का वितरण, इसके अलावा परिसीमन में सहायता, परिसीमन में सहायता करना, संसद तथा संसदीय तथा राज्य विधानमंडल, संसदीय तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली, निर्वाचक नामावली तैयार करना, उसमें परिवर्तन या संशोधन करना, परिवर्तन या संशोधन करना, या आधुनिकीकरण, डिजिटलीकरण वर्तमान में,
या डिजिटलीकरण करना। तो ये चीजें ध्यान में रखेंगे भी। अभी तो दो ही कार्य हुए। चुनावों का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना केंद्रीय निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य है। इसके अलावा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुसार सीटों का वितरण, परिसीमन कार्य में सहायता करना। परिसीमन, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन होता है, उसमें निर्वाचन आयोग सहायता करता है भाई। संसदीय तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावलियां तैयार करना, यानी मतदाता सूची तैयार करना, उसमें समय समय पर परिवर्तन, संशोधन करना, समय के हिसाब से आधुनिकीकरण और उसका डिजिटलीकरण करना। ये कार्य होता है किसका? केंद्रीय निर्वाचन आयोग का। उसके बाद में और क्या कार्य हैं? तो देखिए भाई, चुनावों के लिए मतदान केंद्रों तथा मतगणना केंद्रों को निर्धारित करना। कहाँ पर चुनाव होंगे, कहाँ पर मतगणना होगी, ये सारा कार्य निर्वाचन आयोग ही तय करता है। इसके अलावा और क्या है भाई? मतदान केंद्रों तथा मतगणना केंद्रों पर सुविधाएं तथा अन्य संबद्ध कार्य, यानी उससे जुड़े हुए कार्यों का प्रबंधन करना। ये निर्वाचन आयोग का कार्य होता है भाई। इसके अलावा चुनाव व्यवहारों की जांच करना, निर्वाचन संबंधी याचिकाओं की सुनवाई करना। इसके अलावा और क्या है भाई? राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना। और क्या कार्य है? तो इसके अलावा चुनाव तिथियां घोषित करना। इसके लिए आदर्श आचार संहिता लगाना। और इसके अलावा क्या है भाई? चुनाव परिणामों की घोषणा करना। और भी निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्तियां करना, ये सारा कार्य है। इसके अलावा एक और विशेष बात ये है भाई, संसद सदस्य
की निर्योग्यता के संदर्भ में, निर्योग्यता के संबंध में संसद सदस्य की निर्योग्यता के संबंध में राष्ट्रपति तथा विधानमंडल सदस्य की निर्योग्यता के संदर्भ में राज्यपाल को सलाह देना। तो ये हैं भाई पूरे कार्य केंद्रीय निर्वाचन आयोग के। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य क्या हैं, ऊपर वाले 2-3 हम पढ़ चुके हैं भाई। चुनाव के लिए मतदान केंद्र और मतगणना केंद्रों को निर्धारित करने का कार्य, समय निश्चित करने का कार्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। मतदान केंद्रों तथा मतगणना केंद्रों पर क्या सुविधाएं होगी, उनसे जुड़े हुए जो भी कार्य होते हैं उनका प्रबंधन करने का कार्य करता है। चुनाव व्यवहारों की जांच करता है। चुनाव संबंधी याचिकाओं की, निर्वाचन संबंधी कोई भी विवाद होते हैं उनकी सुनवाई करता है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने का कार्य चुनाव आयोग ही करता है। चुनाव तिथियां घोषित करने का कार्य करता है। आदर्श आचार संहिता लगाता है। इसके लिए चुनाव होने के पश्चात चुनाव परिणामों की घोषणा करता है। और संसद सदस्य की निर्योग्यता के संबंध में राष्ट्रपति तथा विधानमंडल सदस्य की निर्योग्यता के संदर्भ में राज्यपाल को क्या करेगा भाई, परामर्श करने का कार्य करता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग। और आपको पता है चुनाव किसके करवाता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्य विधानमंडल के जो चुनाव होते हैं वो विधानसभा, विधान परिषद के चुनाव कौन करवाता है, तो ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है भाई। उसके बाद में केंद्रीय निर्वाचन आयोग की आलोचना, इसकी कमियां क्या हैं, कमियां या किन चीज़ों को लेकर इसकी आलोचना की जाती है, तो इसकी तरफ भी हमें भाई ध्यान देना होगा। क्या कमियां हैं, हमें दिखती नहीं है, बाकी हैं काफ़ी ज़्यादा कमियां। कौन कौन सी हैं भाई कमियां, तो देखिए निर्वाचन आयुक्तों की योग्यता का उल्लेख नहीं है। निर्वाचन आयुक्तों की योग्यता का उल्लेख नहीं होना, योग्यता का उल्लेख नहीं होना। ये एक बड़ी कमी है इसकी। और क्या है, चुनावों के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों, राज्य के कर्मचारियों पर निर्भरता, इसके पास में बड़ा मैकेनिज्म नहीं है भाई, कर्मचारियों का अभाव है, तो राज्य के कर्मचारियों पर निर्भर होना। हमारे यहाँ टीचिंग लाइन के ज़्यादातर जो कार्मिक हैं वो चुनाव के समय बड़ी भागीदारी, उन्हीं की भागीदारी से चुनाव संपन्न होते हैं भाई। तो चुनावों के लिए राज्य के कर्मचारियों पर निर्भर होना। इसके अलावा कार्यभार अधिक होना, कार्यभार क्या है, अधिक होना, कार्यभार काफ़ी ज़्यादा है भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए। इसके लिए समय पर निर्वाचन याचिकाओं, निर्वाचन संबंधी याचिकाओं की सुनवाई नहीं हो पाती है, सुनवाई नहीं होना। कार्यभार ज़्यादा होने के कारण समय पर निर्वाचन याचिकाओं की सुनवाई नहीं हो पाती है भाई। और चुनाव में घोटालों को नहीं रोक पाना, चुनाव में काफ़ी घोटाले, धनबल, बाहुबल का इस्तेमाल किया जाता है, चुनाव में घोटालों को नहीं रोक पाना, इसकी कमी है।
इसके अलावा और कौन सी बात है? समय समय पर केंद्र सरकार के इशारों पर कार्य करना, समय समय पर इनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं निर्वाचन आयोग के ऊपर, समय समय पर केंद्र सरकार के इशारों पर कार्य करने के आरोप लगना, ये भी एक आलोचना कमी है इसकी। और इसके अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों का कार्यकाल समाप्ति के बाद अन्य पद धारण करना, ये इसका क्या है भाई? कमियां हैं, आलोचना है केंद्रीय निर्वाचन आयोग की। निर्वाचन आयुक्तों की योग्यता का संविधान में उल्लेख नहीं है, एक बड़ी कमी है। चुनावों के लिए राज्य के कर्मचारियों पर निर्भर होना, कार्यभार ज्यादा है, इस कारण समय पर निर्वाचन याचिकाओं की सुनवाई नहीं हो पाती है। चुनाव में घोटालों को रोक पाने में असमर्थ है। समय समय पर केंद्र सरकार के इशारों पर कार्य करने के आरोप लगते रहे हैं इसके ऊपर। और केंद्रीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों का जब कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो अन्य पद धारण कर लेते हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर रोक लगनी चाहिए। निर्वाचन आयोग में सुधार हेतु यानी सुधार लाने के लिए क्या सुझाव हो सकते हैं अपनी तरफ से आप बताएं। तो सुझाव ये हैं कि निर्वाचन आयुक्तों के रूप में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी चाहिए, नियुक्ति की जाए। निर्वाचन आयुक्तों के रूप में जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए भाई। इसके अलावा निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक समिति का गठन किया जाए। एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। इसके अलावा निर्वाचन आयोग में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाए, सदस्य संख्या में वृद्धि की जाए। कार्यभार ज़्यादा है, सदस्य कम है, तो सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। इसके अलावा निर्वाचन संबंधी याचिकाओं की सुनवाई हेतु विशेष पीठों का गठन किया जाना चाहिए। यानी चुनाव के संदर्भ में जो भी कोई विवाद सामने आते हैं, जो भी याचिकाएं सामने आती हैं, उनकी सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित की जानी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों
मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों का कार्यकाल समाप्ति के बाद अन्य पद धारण करने पर रोक लगनी चाहिए। तो इस प्रकार के अगर कार्य होंगे तो क्या हो सकते हैं भाई, निर्वाचन आयोग में सुधार किए जा सकते हैं कि निर्वाचन आयुक्तों के रूप में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जानी चाहिए। और निर्वाचन आयुक्तों की अगर नियुक्ति की जाती है तो उसके लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाना चाहिए। निर्वाचन आयोग का कार्यभार ज़्यादा है, कार्यभार ज़्यादा होने के कारण इसमें जो सदस्य संख्या है कार्मिक है वो कम है। सदस्यों की संख्या में क्या की जानी चाहिए, वृद्धि की जानी चाहिए। निर्वाचन संबंधी जो याचिकाएं हैं उसकी सुनवाई के लिए विशेष पीठों का गठन किया जाना चाहिए, अलग से पीठ बनानी चाहिए। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों का कार्यकाल जब समाप्त हो जाता है तो कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात अन्य कोई पद धारण वो न करें, इसके ऊपर क्या लगनी चाहिए भाई, रोक लगनी चाहिए। इस प्रकार का करते अगर किया जाएगा तो क्या हो सकता है, बदलाव हो सकता है, सुधार किया जा सकता है। अब देखिए वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है उसमें निर्वाचन आयोग का किस प्रकार का महत्व है। महत्व की बात करें तो हमारा भारत का चुनाव आयोग है, भारत का चुनाव आयोग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बाद महत्वपूर्ण संस्था है। महत्वपूर्ण क्या है भाई, संस्था है। इसका महत्व काफी ज्यादा है। समझते हैं व्यवस्थापिका विधायिका भारत में कानून बनाती है, उन कानूनों का क्रियान्वयन लागू करने का काम कार्यपालिका करती है। उसके बाद में न्यायपालिका उन कानूनों की पालना करवाती है। तो इसके लिए ये व्यवस्था तो सरकार के 3 अंग होते हैं, लेकिन सरकार बनेगी कहाँ से, जब चुनाव होंगे तभी तो बनेगी ना। तो चुनाव आयोग इन दृष्टिकोणों को देखते हुए इनके बाद में अगली महत्वपूर्ण संस्था के रूप में जाना जाता है। उसके बाद में आगे लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत जैसे लोकतंत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों की इच्छाओं की पूर्ति हेतु भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में वर्तमान समय में देखा जाए लोकतंत्र के संदर्भ में, तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में लोगों की इच्छाओं की पूर्ति हेतु निर्वाचन आयोग की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है भाई। कोई भी व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकता है, भाग ले सकता है, अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकता है, चाहे नतीजा उसके बाद में कुछ भी हो। लेकिन वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों की इच्छाओं की पूर्ति हेतु निर्वाचन आयोग की भूमिका अत्यधिक क्या है, महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय की प्रासंगिकता को देखते हुए इसके अलावा देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्योंकि निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों को विधि सम्मत
विधि सम्मत बनाया जाता है। निर्वाचन आयोग लोकतांत्रिक मूल्यों को विधि सम्मत बनाता है, जिससे लोकतंत्र का कार्य सुगम हो सके। सुगम यानी आसान हो सके, ऐसा कार्य निर्वाचन आयोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में वर्तमान समय में करता है भी। इसके अलावा समकालीन गठबंधन सरकारों के युग में निर्वाचन आयोग की भूमिका में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। वृद्धि हुई है। वर्तमान समकालीन गठबंधन दौर है भाई सरकारों का, तो इसमें निर्वाचन आयोग की भूमिका में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है, क्योंकि अधिकांश राजनीतिक दल क्योंकि वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अधिकांश राजनीतिक दल या समूह है जाति धर्म जैसे संकीर्ण मुद्दों के आधार पर लोकतंत्र में विजय प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। ऐसे दलों, व्यक्तियों को नियंत्रित करने में निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस प्रकार से वर्तमान समय में वर्तमान जो राजनीतिक व्यवस्था है, भारतीय इतिहास की बात कर रहे हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, किन दृष्टिकोणों से वर्तमान समय में निर्वाचन आयोग का महत्व है। तो चुनाव आयोग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बाद में महत्वपूर्ण संस्था के रूप में हमारे सामने है। भारत में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों की इच्छाओं की पूर्ति हेतु निर्वाचन आयोग की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों को विधि सम्मत बनाया जाता है। जिससे लोकतंत्र का जो प्रकार्य है, लोकतंत्र का कार्य है, सुगम बन सके, आसान हो सके। वर्तमान समय में समकालीन गठबंधन सरकारों का युग चल रहा है भाई। गठबंधन सरकारें, उनकी तरह तरह की लालसाएं होती हैं, तरह तरह के इनके
मुद्दे होते हैं, तो इनकी आकांक्षाएं भी अलग होती हैं। गठबंधन सरकारों का दौर है, इसमें निर्वाचन आयोग की भूमिका में अचानक अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है, क्योंकि वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को अगर देखा जाए तो उसमें अधिकांश राजनीतिक दल या व्यक्ति समूह जाति धर्म जैसे संकीर्ण मुद्दों के आधार पर लोकतंत्र में विजय पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे दलों, ऐसे व्यक्तियों को नियंत्रित करने में निर्वाचन आयोग की भूमिका काफ़ी क्या है भाई, महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से वर्तमान समय के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हमारे भारत में केंद्रीय निर्वाचन आयोग की भूमिका काफ़ी ज़्यादा क्या है भाई, महत्वपूर्ण है। और केंद्रीय निर्वाचन आयोग को अगर मजबूत बनाना है तो इसके लिए हमने ऊपर सुझाव भी दिए हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर इसको काफ़ी सशक्त और मजबूत बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, केंद्रीय निर्वाचन जो आयोग है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 15 में संवैधानिक निकाय, हमारा ये विषय कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ प्रमुख बातें हैं वो भी देखने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।